हेलो गाइस, दिस इज आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा। दोस्तों, हमारी इकोलॉजी का जो जितना भी पोर्शन था पढ़ने लायक वो सारा हम कर चुके थे ऑलरेडी कंप्लीट। आज का ये लेक्चर है काफ़ी छोटा होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अब पहली चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस एस्पेक्ट में है जो हम पढ़ चुके हैं उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई एग्जाम में सिर्फ यही पूछे जाएंगे या पूरे चैप्टर की मैंने मतलब एक ऐसा समझ लीजिए समरी पढ़ के एक समरी निकाल के आपको दे दिए कि सिर्फ इतना सा पढ़ लीजिए, इतने से काम हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा। ये एक चीज़ जो मैंने की थी वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर आपकी जो प्लांट डाइवर्सिटी वाला पोर्शन था या उसके पहले फंजाई वाला पोर्शन था उसमें, या रिप्रोडक्शन था उसमें मैंने ये करवाया था। इसमें इकोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इकोलॉजी ऑलरेडी काफ़ी वास्ट है, तो मैं एक दिन में तो कभी भी ऐसा नहीं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आज का जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट उसके साथ में कंबाइन करके है, ऐसा नहीं कि अलग से सिर्फ इसको पढ़ लिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़, आज मैं थोड़ा सा इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद एक बेसिक आइडिया दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है इस पर्टिकुलर चैप्टर को और आपका टेस्ट कब होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़, पहला है कंसंट्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मैंने पूरा आपको बीओडी बताया था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक ग्राफ नहीं बताया था, वो ग्राफ मैं आपको अब बताने वाला हूँ। उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, आई होप सबको यहाँ दिख जाएगा। ऑब्वियसली मेरे हटने के बाद दिखेगा, तब तक वेट कीजिएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एक ग्राफ दिखेगा आपको, है ना। चलिए इस तरह समझ लीजिए। तो इसमें आपसे जो एक सवाल पूछा जाता है वो भी समझेंगे और इसमें पढ़ना क्या, समझना क्या है वो भी देखेंगे। तो क्या है ये, कंसंट्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बीच में ग्राफ। कंसंट्रेशन मैंने वाई एक्सिस पे लिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को एक्स एक्सिस पे लिया है। ये आपकी कंसंट्रेशन हो गई एक तरह से, ये मान लीजिए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सीवेज डिस्चार्ज का पॉइंट है। ये जो पॉइंट दिखा रहा है आपको एनसीईआरटी में, ये सीवेज डिस्चार्ज को शो कर रहा है। किसको? सीवेज डिस्चार्ज को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर जो एक जगह दिखा रहा है इसको वो बीओडी बता रहा है और इसको डीओ बता रहा है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डीओ मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब होता क्या है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। पहली चीज वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड या ABC कुछ भी बना के दे देते हैं और पूछते हैं भाई एक्स वाई जेड बताओ। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमको समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में ये बताना क्या चाह रहा है। वो समझिएगा, एक चीज हमने पढ़ी थी कि पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है। जब हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे तो ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जब कंज्यूम किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा, तो वहां की जो बीओडी है एक्सट्रीमली रिड्यूस होने लग जाती है। बीओडी पहले ज्यादा होती है, ज्यादा होने के बाद बीओडी, ये ग्राफ थोड़ा एग्जैक्ट बना लीजिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, तो बीओडी एक्सट्रीमली मैंने बोला था रिड्यूस होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक मटेरियल कम होगा तो बीओडी भी कम होगा। याद आ रहा है कुछ, मैंने इस तरह से बताया था, ऑर्गेनिक मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। ठीक है, तो ये वही चीज है। अब ये बीओडी कम हुआ तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो बढ़ रहा है उसको समझाने का क्या तरीका, भाई इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। बात समझ रही? और एक्शन पे मत जाइएगा, मैंने उल्टा कर दिया था, है ना। एक बढ़ेगी और दूसरी कम होगी। चलिए, तो ये पहली चीज आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। ये पहला। दूसरा, अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे है मैंने, एक चिपको मूवमेंट, JFM, एयर पॉल्यूशन एक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एयर पॉल्यूशन के साथ हम नॉइस की भी बात कर लेंगे। ठीक है, आप समझिएगा बात को। सबसे पहला है चिपको मूवमेंट। आई होप सबने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। ये प्लांट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हुआ था, ये प्लांट कंजर्वेशन के लिए हुआ था। ठीक है, 1974 में हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, 1974। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा 1974 है ना।
तो 1974 में हुआ था ये, ठीक है। और ये गढ़वाल हिमालयास में जो अपना उत्तराखंड वाला रीजन है वहाँ पर मतलब बेसिकली उस रीजन से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे लोगों ने पेड़ को मतलब बचाने के लिए अपनी मतलब उसको हक कर लिया था पेड़ को। तो उस वजह से मतलब उन्होंने ये शो किया था कि इससे हम मतलब पेड़ को बचा लेंगे। इसी तरह का एक सिमिलर मूवमेंट 1700 में 1731 में अमृता देवी बिश्नोई वाला आपने अगर सुना हो, वो हालांकि याद नहीं रखना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत काम का है हमारा, तो उसमें ये याद रखिएगा वहाँ पर जोधपुर का जो किंग था उस टाइम पे 1700s में, है ना, तो मतलब आपके बेसिकली 17th-18th सेंचुरी में जो वहाँ पे जोधपुर का किंग था, तो उसने क्या किया था, फॉरेस्ट को कटवाया था, कटवाने के लिए मतलब ऑर्डर दिए थे और ऐसा बोला था। तो लोगों ने वहाँ पर भी यही किया था कि पेड़ों को पकड़ लिया था कि हम नहीं काटने देंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन लोगों को भी वहीं पे किल कर दिया था पेड़ों के साथ। तो उसी टाइम से एक बिश्नोई कमेटी बन गई थी, उसी टाइम के जस्ट बाद से मतलब वहाँ पे जो जोधपुर वाला रीजन है वहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है वो है बिश्नोई कम्युनिटी। मैं लिख देता हूँ थोड़ा आपको समझ में आएगा, बिश्नोई कमेटी। आपने नाम सुना होगा, किसी किसी के सरनेम में भी बिश्नोई होता है, ये एक्चुअल में सरनेम ही है, ठीक है। एक कम्युनिटी है प्रॉपर बिश्नोई कम्युनिटी। तो इनके नाम पे एक वहाँ पर अगर आपने ऐसा सुना, अच्छा आपने एक केस सुना होगा फेमस, सलमान खान का केस। तो सलमान खान का केस था, उसने जो किल किया था, जो एक्सीडेंट हुआ था उससे, वो बेसिकली इसी रीजन में था और इन्हीं कम्युनिटी के अंडर में आता था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उसका। बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक याद रखना है। तो 1974 आपको मस्त है याद रखना, बाकी सब भले ही आप भूल जाए, ठीक है। फिर आया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, इसकी भी ईयर याद रखनी है 1980। अब इसमें काम का क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या हुआ था, लोकल पॉपुलेशन का कॉपरेशन मांगा गया था। किसका? लोकल जो पॉपुलेशन थी उसका कॉपरेशन मांगा गया था फॉरेस्ट को बचाने के लिए। सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको। ईयर सबके याद रखनी है, जिसके बता रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और भी मैंने ईयर्स काफ़ी बताए, लाइक बायोडायवर्सिटी एक्ट बताया है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताया होगा, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। एयर पॉल्यूशन एक्ट और नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आया था आपका 1981 में, पर अमेंडमेंट इनके लगभग सबके, नॉइज का भी 1986 में हुआ था, ठीक है। तो आप एयर में 1981 याद रख सकते हैं, अमेंडमेंट इसका 1987 में हुआ था एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन का, और नॉइज कब आया था, 1986 में आया था, ये याद रखना है दोनों आपको। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1987 में आया था। ये किस लिए आया था? ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कैसे रिड्यूस किया जाए। किसको? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कौन कौन से थे? सीएफसी, मीथेन और N2O, याद रखिएगा ये, है ना। 1987 में आया था और अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, ये आपको याद रखना है। ऐसे वाटर का आता है तो वाटर 1974 में याद रखना है, इसी के साथ चिपको मूवमेंट के साथ। तो ये मैंने आपको जो मेजर चीज़ें थी जिनकी आपको डेट्स याद रखनी थी वो सारी कंप्लीट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है ये अच्छे से समझिएगा, ये क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कई बार टर्म अगर आ जाता है तो आप एकदम से समझ में नहीं आता क्या है क्या ये। तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें आप जो स्पीशीज है उसकी मतलब आप उसको एक्सप्लोर करते हो जेनेटिकली, या फिर आप उसको मतलब इवोल्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करते हो किसी स्पीशीज को। और मतलब बेसिकली करते क्योंकि वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो इकोनॉमिकली हमको कितना फायदा दे सकता है, इसलिए आप उसको मतलब एक्सप्लोर करते हो, और इसी को हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। सिंपल सा मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं कि आप किसी भी स्पीशीज को एक्सप्लोर कर रहे हो जेनेटिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, या फिर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली हम उससे कितना फायदा ले सकते हैं, इसलिए। बात समझ पा रहे हैं? इसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट है वेटलैंड। वेटलैंड हमारी पूरी अर्थ का जो लैंड सरफेस है, पूरे वर्ल्ड का लैंड सरफेस है, उसका 6% कंस्टिट्यूट करते हैं। पूरे लैंड का 6% कंस्टिट्यूट करते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा, वेटलैंड एक्चुअल में जब मैंने इकोटोन एरिया बताया था ना, वो बेसिकली वेटलैंड ही होता है। तो वेटलैंड में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके फायदे क्या हैं। तो फायदे ये हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज आपको हमेशा ज़्यादा मिलेंगी। दूसरा, ये जो एरिया होता है वेटलैंड, आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, मार्शी एरिया, स्वम्पी एरिया, रिवराइन एरिया, ये शैलो, इसमें वाटर होता है, मतलब समझ रहे ना, पानी बहुत डीप में नहीं होता है, मिट्टी होती है, थोड़े ऊपर तक पानी भरा होता है। तो यहाँ पे आपको एक मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है किसी भी नई स्पीशीज के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो याद रखनी है, वेटलैंड 6% एरिया होता है पूरे आपकी मतलब अर्थ का लैंड सरफेस का, ठीक है, वर्ल्ड का। अच्छा, इसके अलावा जो आपको पॉइंट याद रखना है वो है व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये एक्चुअल में हम पढ़ चुके हैं, व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें मैंने एक चीज नहीं बताई थी, वो मैं दोबारा बताता हूँ। 3 टाइप से आपको बताया गया है, आपकी एनसीईआरटी ने 3 टाइप से बताया है इसको, सॉरी, नैरोली यूटिलियरियन, क्या मतलब है नैरोली यूटिलियरियन, एक आएगा ब्रॉडली यूटिलियरियन, तीसरा आएगा एथिकल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 3 याद रखने हैं। अब क्या क्या मतलब है इनके, नैरोली, ब्रॉडली और एथिकल का। नैरोली यूटिलियरियन का मतलब है कि हमको क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमको ये किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इन 3 तरीके से हमको ये बात समझनी है क्यों करना चाहिए। नैरोली यूटिलियरियन का मतलब है कि वो हमको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, फॉरेस्ट हमको हमेशा डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट किस फॉर्म में, लाइक आपको मेडिसिन मिल रही है, लगभग 25% मेडिसिन डायरेक्टली फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बनती है, गम मिल रहा है, इसके अलावा आपको मतलब जो वुड है वो मिल रही है, ठीक है, टिम्बर यूज करते हैं कई लोग, कई जगह पे आज भी घर सिर्फ लकड़ियों के बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर मिल रहा है। तो कहने का मतलब है लाइक मतलब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉडली यूटिलियरियन का क्या मतलब है, यहाँ पे हम बात करेंगे इनडायरेक्टली हमको फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इनडायरेक्टली जो फॉरेस्ट है वो हमको फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस होगी तभी तो पूरी फूड चेन चलेगी, स्टार्टिंग वहीं से। पॉलिनेशन, बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी कहाँ से मतलब चल रही हैं, फॉरेस्ट के थ्रू चल रही हैं। बात समझ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की जो हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी क्यों मेंटेन करनी चाहिए, इसलिए मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें नहीं होंगी, पॉलिनेशन वगैरह, अब पॉलिनेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ और एयर के थ्रू ही हो जाता है, कई सारे एनिमल्स का भी रोल होता है। तो हम बायोडाइवर्सिटी पूरी मतलब कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल। एथिकल का मतलब है कि हमारी मोरल ड्यूटी, मतलब ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम अपने जो भी पेड़ पौधे हैं उनको सिक्योर करें, उनको मतलब प्रिजर्व करें, जिससे कि उनका हम यूज भी ले पाए और वो भी हमारी मतलब बेसिकली पेड़ पौधे हमसे भी हेल्प लेते हैं, ऐसा नहीं हमसे नहीं लेते हैं। अगर इंसान नहीं लगाता तो लगते भी नहीं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्रिजर्व कर सकते हो और ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा एक हिंदू कम्युनिटी में एक चीज बहुत बिलीफ होता है, लाइक कुछ पेड़ पौधों की पूजा करते हैं वो लोग। क्यों करते हैं, क्योंकि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है एक तरह से। जब इंडेंजर्ड स्पीशीज की आप पूजा करने लग जाओगे तो उसकी कटाई या फिर आप काटना वगैरह उसको या मतलब डिस्ट्रॉय करना किसी भी तरह से मतलब कोशिश ये की जाती है कि नहीं कर पाए कोई। बात समझ पा रहे, कुछ लोग टोक ही देंगे उसको, लेकिन जिनकी आप पूजा नहीं करते हो उनको कोई भी काटेगा या कुछ यूज करेगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो। बात समझ पा रहे हैं। चलिए, इसके अलावा ये सारी चीज होने के अलावा इसके नेक्स्ट है हमारा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में आपको जो याद रखना है, इसको मेंटेन करने का काम जो करता है वो करता है IUCN। कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसका फुल फॉर्म है। ये इसको मेंटेन करके रखता है। इसमें सारी की सारी जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कहीं ना कहीं खतरा फेस कर रही हैं, या तो एक्सटिंक्शन का या थ्रेटनिंग का, उन सबको इसमें रखा जाता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को। तो ये याद रखिएगा, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। साइलेंट वैली, ये आपका एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। किसका? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। ये कहां पाया जाता है और आपको केरला में। इसको साइलेंट वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इवन इन नाइट यहाँ पर पूरे फॉरेस्ट में एक भी साउंड सुनने को नहीं मिलती, इवन साइकेड्स की, क्योंकि यहाँ पर साइकेड्स एब्सेंट होते हैं, ऑब्वियसली तभी नहीं सुनने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये साइलेंट वैली याद रखना, केरल में होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल है। और ये भी एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में मतलब कंजर्वेशन का पार्ट ही है। इसको हमने मतलब बायो रिजर्व वगैरह बना के रखा हुआ है। उसके बाद आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। पूरी
इतनी स्पीशीज हमको, मतलब 20,000 स्पीशीज हमारे पास आंट्स की हैं, ऑर्किड्स की हैं, 300,000 स्पीशीज बीटल्स की हैं, 28,000 स्पीशीज फिशेस की हैं। ये वैल्यू एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाता है मैचिंग के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये एज इट इज, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, डाटा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एशियाटिक वाइल्ड एस, रेड पांडा, हैंगुल, कश्मीरी स्टैग एंड साइबेरियन क्रेन। इन चारों में कॉमन चीज क्या है, ये चारों की चारों क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। क्या है, एंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर इनको प्रॉपरली टाइमली इनका हेल्प नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चारों को एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये आपकी मिल कहाँ रही है बेसिकली, तो जो आपकी एशियाटिक वाइल्ड है आपकी गुजरात और पाकिस्तान में मिलती हैं, है ना। गुजरात का जो बॉर्डर है बेसिकली वो पाकिस्तान से भी लगा हुआ है थोड़ा सा, तो गुजरात में भी पर्टिकुलरली रन ऑफ कच्छ रीजन आपने सुना होगा, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। रेड पांडा इंडिया में आपको मिलेंगे हिमालयाज के पास में, जो आपका मतलब चाइना से बॉर्डर लगते हैं, नेपाल से बॉर्डर लगते हैं, उस रीजन में आपको रेड पांडा मिलेंगे। ठीक है, हिमालयन वैली में। हैंगुल कश्मीरी स्टैग, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कश्मीरी स्टैग कहाँ मिलेगा, ये आपको डेचिगम पर्टिकुलर जगह का नाम है, श्रीनगर के पास है डेचिगम, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के पास में। ठीक है, साइबेरियन क्रेन हम इसकी बात कर चुके हैं। कियोलेडियो बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें हम किसी भी जो भी हमारा या तो सीड हुआ या स्पर्म हुआ उनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि हम आगे अगर स्पीशीज कभी एक्सटिंक्ट हो भी जाए तो हम उसको वापस से कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई ऐसी रिकॉर्ड हो जो हमारे पास बचा रहे। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। फिर आता है जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तीन जोन्स हमने बनाए हैं, मतलब पूरी जो भी कम्युनिटी है उनको बचाने के लिए, फॉरेस्ट को या फिर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स, उनको बचाने के लिए सबके लिए हमने क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। उनमें हमने क्या करा है, 3 जोन डिवाइड कर दिए। क्या क्यों किए ये, जिससे कि हम उनको प्रिजर्व रख पाए, ह्यूमन कॉन्टेक्ट से थोड़ा दूर रख पाए। तो हमने क्या किया, जो सबसे अंदर वाला रीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर। सेकेंड जो रीजन है इसको हम बोलते हैं बफर या बुफे, कुछ भी बोल दो आप, तो है ना। उसके अलावा आपको ये लास्ट रीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं, तो ये आपका जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज आपको कई हद तक देखने को मिलेगी, काफी ह्यूमन एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। बफर जोन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, लाइक कोई मतलब फॉरेस्ट ऑफिशियल है वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जो कोर रीजन है, जैसा कि मैंने जब आपको टाइगर के बारे में बता रहा था, पग मार्क्स और फीकल मैटर के बेसिस पे हम काउंटिंग करते हैं, सेंसस पता करते हैं, तब की बात बता रहा हूँ। तो कोर रीजन में मैंने बोला था कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, इसीलिए हमको इन मेथड से टाइगर के बारे में पता करना पड़ता है, काउंटिंग करनी पड़ती है। इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमारा इकोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इकोलॉजी में और कुछ भी नहीं बचा है। इतना पढ़ने के बाद आपको सब बनेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चंस सारे कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, लेकिन आफ्टर टेस्ट। मैं टेस्ट के पहले उनको नहीं सेंड कर रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि इकोलॉजी में मैं प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछने वाला हूं। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, जो मैं क्लास में पढ़ाया है और जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो उनको माइंड मत कीजिएगा। दूसरी चीज, आप पढ़ना कैसे है आपको, पहले ये नोट्स जो आपको बनाए होंगे, अगर आपने नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई है वो सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी में नोट होनी चाहिए। उनको ही पढ़ मतलब बार बार रीड करना है, एक बार रीड करने पे आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे हैं, कई सारी कंफ्यूजिंग चीजें भी हैं, तो आपको मतलब डिफरेंशिएट करके ही रखना है एक एक चीज को, तब आप जाके याद कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, तो एग्जाम्पल्स के लिए ये करना है कि हो सकता है फ्लैश कार्ड अगर आप बनाते हो तो बनाए, नहीं तो फ्लैश कार्ड बनाना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है।
एक काम कीजिएगा, कार्डबोर्ड वगैरह कुछ हो या पेज हो या कोई हार्ड कार्डबोर्ड हो बेसिकली, उस पर कोई भी चीज़ लिखिए और कार्डबोर्ड की हेल्प से, मतलब उन फ्लैश कार्ड की हेल्प से आप काफ़ी अच्छे से इकोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, पढ़ने के लिए इकोलॉजी सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पढ़ के एक बार डिस्कशन कीजिए। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान करेगी। इकोलॉजी ईजी नहीं है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।